अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 से फ़ेब से हमारे फ़ाइनल टर्म के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज से मैं अपने चैनल पर फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, ताकि जो जिन जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी नहीं है वो तैयारी कर सकें। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, मतलब कि 2 या 3 घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवा दूँगा। जैसे कि आज हम MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी वीडियो 2 से 3 घंटे की होगी, लेकिन इसमें मुकम्मल फाइनल टर्म की प्रिपरेशन होगी। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो और भी लाता रहूँ। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कोई अगर ये मेरी वीडियो देख लेगा पूरी, उसके बाद उसको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की कोई भी मसला नहीं होगा। उसकी मुकम्मल तैयारी उसकी हो जाएगी और वो फाइनल टर्म में गारंटेड फुल मार्क्स लेगा। तो फाइनल टर्म और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। तो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है वो कितना है। जो हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है वो 21 से लेकर 46 लेक्चर्स तक है। 21 से लेकर 46 लेक्चर तक हमारा जो सिलेबस है वो होगा। और जो 25, 26, 36 और जो 40 लेक्चर्स है वो इंक्लूडेड नहीं है। उसमें से आपने निकाल देने हैं वो 21 से लेकर, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं कि 21 से लेकर 46 तक आपके जो लेक्चर्स हैं वो फाइनल टर्म में आएंगे। उसमें से 25, 26, 36 और 40 नहीं आएगा, यानी कि ये आके आके 42 लेक्चर्स बनते हैं, जिसमें से आपका फाइनल टर्म का पेपर स्टार्ट होगा। तो आज से हम अपनी MGT 211 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो हम अपना लेक्चर नंबर 21 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और ये जो प्रिपरेशन की वीडियोस होंगी ये थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको एक पूरा सब्जेक्ट करवा दूंगा क्लियर, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 21। देखिए जी, लेक्चर नंबर 21 का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल। मैं आपको बता देता हूँ पहले ये होता क्या है। अच्छा, ये जो लेक्चर है इसमें हमें ये बताएंगे कि वो कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है जिससे हम जॉब सर्टिफ़िकेशन और मोराल को इंक्रीज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयी है, मैं इसको अभी आपको सीधा कर देता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कि और किस तरह ज़ूम हो सकता है। अच्छा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मैं आपको बता रहा था कि एक एम्प्लॉयी है, वो एक कंपनी में जॉब करता है, तो उसको क्या-क्या स्ट्रैटेजी से उसको जॉब की सर्टिफ़िकेशन उसे दी जा सकती है, और उसका मोराल किन-किन स्ट्रैटेजी से ज़्यादा किया जा सकता है, ताकि उसे उस जॉब में मज़ा भी आए और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो सके। तो हम इसमें स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ, दी स्ट्रेटजीज़ आर वेज टू अप्लाई मैनेजर नॉलेज ऑफ व्हाट प्रोवाइड जॉब सर्टिफिकेशन एंड मोटिवेट वर्कर। कि ये वो स्ट्रेटजीज़ है जिससे मैनेजर की नॉलेज में इजाफा होता है कि कौन-कौन सी जॉब जो है वो एम्प्लॉय को सर्टिफिकेशन देती हैं और मोटिवेट वर्कर्स को करती हैं। जब तक आपका एम्प्लॉय आपके लिए सही काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि और पता लगाए मैनेजर के कौन-कौन सी जॉब है जो उसे सर्टिफिकेशन देती है और मोटिवेट वर्कर को कर रही है, और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ कर रही है। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमारे पास है वो रीइंफोर्समेंट, जिसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी भी कहते हैं। आपने इसे याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है। थ्योरी दैट बिहेवियर कैन बी इनकरेज और डिस्करेज बाय मीन्स ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि इस थ्योरी में जो एम्प्लॉय के का जो बिहेवियर है उसको इनकरेज और डिस्करेज किया जाता है, या तो रिवॉर्ड से या तो पनिशमेंट से। मोस्ट मैनेजर प्रेफर गिविंग रिवॉर्ड्स एंड प्लेसिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑन टू डोलिंग आउट पनिशमेंट। मोस्ट मैनेजर जो है वो पनिशमेंट को यूज़ नहीं करते पनिशमेंट की जगह, बल्कि उसको उसकी उसकी परफॉर्मेंस की दाद देते हैं और उसे रिवॉर्ड देते हैं, ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी कर सके। तो रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी में जो जो पॉइंट्स नीचे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इस थ्योरी में क्या क्या होता है। टू स्ट्रेंथन डिजायर्ड बिहेवियर एट वर्क प्लेस, के वर्क प्लेस में जो उस एक पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ किया जाता है। टू फोर्स द वर्कर टू अडोप्ट दैट बिहेवियर, कि जो वर्कर को फोर्स किया जाता है कि वो ये पॉजिटिव बिहेवियर अडोप्ट करे। दे आर टू वेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये भी आपने याद रखना है कि दो वेज हैं रीइंफोर्समेंट के, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में मीन्स टू इनकरेज अ पर्टिकुलर बिहेवियर, कि जो उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर है, जो कि वर्कर का बिहेवियर है, उसे इनकरेज किया जाता है। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें उसके जो बिहेवियर, अगर वो काम नहीं सही करता तो उसके बिहेवियर को डिस्करेज किया जाता है। तो रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी में आपको पता लग गया कि जो
एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो इनकरेज और डिस्करेज किया जाता है, या तो रिवॉर्ड देके या तो पनिशमेंट देके। पनिशमेंट मेनली यूज़ नहीं की जाती, रिवॉर्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं ताकि उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो डेवलप हो सके। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पॉजिटिव बिहेवियर को डेवलप स्ट्रेंथ किया जाता है, उसके अलावा वर्कर को फोर्स किया जाता है कि वो थ्रू आउट पॉजिटिव बिहेवियर रखे। दो टाइप्स हैं री की, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में ये होता है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके जो बिहेवियर है वो इनकरेज किया जाता है, उसके काम की दाद दी जाती है, उसको अप्रिशिएशन किया जाता है। अगर वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या आ जाता है, अगर वो काम नहीं सही करता तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि उसको डिस्करेज किया जाता है उसके बिहेवियर को, ताकि वो काम अच्छा कर सके। दूसरा है ह्यूमन रिलेशंस, इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अदर। के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, और उनका एक दूसरे से बातचीत करने का लहजा, उनका इंटरेक्शन वगैरह है, वो ह्यूमन रिलेशन में आ जाता है। तो ह्यूमन रिलेशन पढ़ते हुए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में फ़र्क क्या होता है। एम्प्लॉयर्स वो होता है जो कंपनी का ओनर होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की मैं बात करूँ, वो होता है जो कंपनी का ओनर होता है। जो एम्प्लॉयज़ होता है जो कि उस कंपनी में काम कर रहा होता है। तो इसको ह्यूमन रिलेशन को अगर आप ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन ओनर एंड अ वर्कर इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिलेशन, के इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर एंड ओनर इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिलेशन। अब अब आपको बेसिक डिफरेंस ये याद रखना है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, कि इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड वन अदर। कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का जो आपस में रिलेशन होता है उसको हम ह्यूमन रिलेशन कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड द वर्कर और एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड वन अनदर इज़ नोन एज ह्यूमन रिलेशन। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो वीयू के पेपर में आती हैं, ये एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी आती है। मैं आपको इसलिए सारा बता रहा हूँ, मैं स्लाइड से तैयारी मैंने इसलिए नहीं आपको करवाई क्योंकि स्लाइड्स में हमें बेसिक एमसीक्यूज़ का पता नहीं चलता। तो इसमें मैं आपको साथ-साथ एमसीक्यूज़ भी बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी में फ़र्क क्या होता है, उसका जो एटीट्यूड एक दूसरे के मुतालिक होता है वो क्या होता है, ताकि अगर आप एमसीक्यूज़ भी आए तो आपका जो पेपर है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो ह्यूमन रिलेशन का पहले एक थ्योरी आई रीइंफोर्समेंट, उसमें ये होता है कि उसको बिहेवियर को इनकरेज और डिस्करेज किया जाता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट देके। ह्यूमन रिलेशन में होता है कि इसका इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। ह्यूमन रिलेशन कैन बी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, क्या वर्कर और वर्कर का भी ह्यूमन रिलेशन हो सकता है और वर्कर टू ओनर का भी ह्यूमन रिलेशन हो सकता है। अच्छा, आगे है पर्पस ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज टू गिव अ फीलिंग ऑफ अ फैमिली। कि जो ह्यूमन रिलेशन का मेन पर्पस है कि एक फैमिली जैसी हो। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1000 से 2000 लोग काम करते हैं, तो वो ऐसे काम करेंगे एक फैमिली बना के, कि एक घर है, एक फैमिली है, उधर मिल के काम कर सकते। किसी को डिस्करेज ना किया जाए उसके जेंडर को लेके, या डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए रेस जेंडर की वजह से। तो इसलिए पर्पस ऑफ ह्यूमन रिलेशन का एक फैमिली की तरह माहौल बनाया जाए। अच्छा, अगला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के नाम से ही आपको पता लग जाए ऑब्जेक्टिव काम के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। अच्छा, इसमें लिखा है सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स एंड evaluating प्रोग्रेस। एक्सपर्ट एग्रीड दैट मोटिवेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एमबीओ इफ इट इज़ यूज्ड प्रॉपर्ली। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें लिखा है कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स, के प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप प्रोसीजर्स का एक पूरा सेट होता है जो कि मैनेजर और सब ऑर्डिनेट्स मिल के बनाते हैं। वो गोल्स होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अपने गोल्स को पूरा करवाना चाहती है, अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करना चाहती है, उसकी एक पूरी मैनेजमेंट लिस्ट होती है। एक सिंपल वर्ड में एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरे करने के लिए स्ट्रेटेजी होती है। एक्सपर्ट एग्रीड दैट मोटिवेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज। कि एक्सपर्ट क्या ये मानना है कि मोटिवेशन जो है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में बहुत मेन रोल अदा करती है। आगे है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। के पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और एम्पावरमेंट क्या होता है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फाई बाय गिविंग एम्प्लॉय अ वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर जॉब्स एंड द कंपनी। एज एन एग्जांपल, वर्कर हु नो लॉन्गर रिपोर्ट डिटेक्ट्स टू द सुपरवाइजर बट हैव द फ्रीडम टू करेक्ट प्रॉब्लम देमसेल्फ और इवन रिटर्न डिडक्टिव प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसको मैं बहुत मुश्किल का आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ये वो मेथड है जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, जिसमें एम्प्लॉय जो होता है, जो वर्कर होता है, उसे एक पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद से फैसले कर सके। और अगर वो जो सी भी जॉब कर रहा है उसमें अगर उससे कोई मसला आता है
वो खुद से उसमें फ़ैसले करके उसको ठीक कर सकता है, ये उसको राइट होता है। और जिससे एम्प्लॉय की जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है और उसका मोराल भी होता है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, वर्कर हु आर नो लॉन्गर रिपोर्ट प्रोडक्ट डिटेक्ट टू सुपरवाइज़र, कि एक प्रोडक्ट है उसमें कोई फ़ॉल्ट आ गया है, तो अगर वो वर्कर सुपरवाइज़र को नहीं बताता और उसको ये फ्रीडम है कि वो खुद से उस डिटेक्ट को सही कर सके बगैर किसी मैनेजर को बताए, सुपरवाइज़र को बताए, बगैर किसी अथॉरिटी को बताए, उसके पास राइट है कि वो करेक्ट उस प्रॉब्लम को कर सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है और उसके लिए भी बेनिफिट है, और इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी और जो वर्कर है उसकी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी। मैं बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ये राइट देती हैं कि आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की पहले कोशिश किया करें, बार बार ऑर्गेनाइजेशन के पास या सबऑर्डिनेट या मैनेजर के पास ना आया करें। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन एम्पावरमेंट का ये मतलब है कि वर्कर को खुद पावर दी जाती है अपने फैसले करने की, अपनी डिसीजन लेने की, और उसे खुद राइट दिया जाता है कि वो फ़ैसले वगैरह है वो कर सके अगर कोई मसला आता है। देखिए देखिए, और इवन रिटर्न डिडक्टिव प्रोडक्ट टू द वर्कर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम हैव बीन एम्पावर्ड टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वर्कर को दी जाती है कि वो खुद से फैसले कर सके, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। नेक्स्ट जो है वो टीम वर्क। टीम वर्क इज़ नो हमने ये आपने बहुत जगह सुना होगा कि टीम वर्क से बहुत फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क से बहुत सारी परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, टीम मिलके काम करती तो होता है, ये लाज़मी होता है। लेकिन टीम इधर लिखा है टीम वर्क इज़ नॉट फॉर एवरी सिचुएशन, कि टीम वर्क एवरी सिचुएशन के लिए नहीं होता। एक लेवी स्ट्रेस एक बंदा था, मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ। उसने एक अपनी प्रोडक्शन टीम दी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन उसने जब थोड़ी देर बाद अब उसका देखा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी कंपनी की वो नीचे डाउन जाने लग पड़ी। तो उसने देखा, उसने अपनी जो टीम में है वो हर तरह के बंदे को शामिल करके एक टीम बना दी, जिसमें फास्ट काम करने वाले भी थे और स्लो काम करने वाले भी थे। तो स्लो काम करने वालों की वजह से फास्ट काम करने वालों की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होने लग पड़ी, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो तमाम परफॉर्मेंस है वो नीचे आने लग पड़ी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि टीम वर्क इज़ नॉट फॉर एवरी सिचुएशन, के जो टीम वर्क है वो एवरी सिचुएशन के लिए नहीं होता, क्योंकि हर बंदे का काम करने के कोई फास्ट काम करता है, कोई स्लो काम करता है, तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा सकती है। तो अगला है टीम मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ आर गिवन डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन नैरो एंड ब्रॉड एक्टिविटीज़, कि जो एम्प्लॉय है उसको डिसीजन मेकिंग का राइट दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग की उन्हें पावर दी जाती है, जिससे उनकी जो सोच है वो नैरो होती है, और जो वो कंपनी की ब्रॉड एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है वो उसमें भी पार्ट लेते हैं, क्योंकि उनकी एक कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो जाता है, और उनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जिससे उनको पता लगता है कि ये चीज़ हम अपनी आसानी से कर सकते हैं, जिनमें उनको आगे फ्यूचर में मसला नहीं होगा। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और वो आराम से किसी भी क्या कहते हैं कंपनी के डिसीजन वगैरह आराम से ले सकते हैं, और वो उनमें टीम इन शॉर्ट के उनमें टीम मैनेजमेंट स्किल आ जाता है। अच्छा, आगे है जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब रीडिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है। जॉब इनरिचमेंट और जॉब रीडिज़ाइन दो अलग-अलग मतलब कि दो सेपरेट एक पूरी टर्म्स हैं। जॉब इनरिचमेंट प्रोग्राम, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सैटिस्फैक्शन बाय एडिंग वन और मोर मोटिवेटिंग फैक्टर टू जॉब एक्टिविटी। ये ऐसा मेथड है जिसमें एम्प्लॉय की सैटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी जॉब में मोटिवेटिंग फैक्टर्स इंक्रीज़ किया जा सकता है। मोटिवेशन कोई भी हो सकती है, उसकी इनकम बढ़ा के, उसको दाद दे के, कुछ भी आप उसको पैकेज दे सकते हैं, कुछ भी करके उसकी मोटिवेशन इंक्रीज़ की जाती है ताकि उसकी जॉब सर्टिफिकेशन इंक्रीज़ हो। उसे जॉब इनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं। जॉब इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होती है, जिसमें आप जॉब सर्टिफिकेशन को इंक्रीज़ करते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स डाल के। अच्छा, मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सपेंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड द चांसेस टू लर्न न्यू स्किल, कि उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ कर दें, अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए फ्यूचर में इंक्रीज़ कर दें, जिसकी वजह से उसका जो है वो मोराल अप हो जाए और वो काफ़ी उसको सेटिस्फेक्शन जॉब में हो सके। दूसरा है जॉब रीडिज़ाइन प्रोग्राम, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय डिज़ाइनिंग अ मोर सेटिस्फैक्टरी फिट बिटवीन वर्कर्स एंड देयर जॉब। अच्छा, ये वो मेथड है जिसमें वर्कर की जो सेटिस्फेक्शन है जॉब को लेके वो इंक्रीज़ की जाती है,
कि उसको बहुत सारी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ देके, जैसे उसको प्रमोशन दे दिया या कुछ भी कर दिया, अगर वो अच्छा काम करे उससे न्यू स्केल पे प्रमोट कर दिया या उसकी प्रमोशन वगैरह कर दी, या कोई भी चीज़ उसमें सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट उसकी जॉब में डाल के जो उसकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करना है, वो जॉब रीडिज़ाइन प्रोग्राम होता है। जॉब रीडिज़ाइन इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड इन 1 और 3 वेज़, के बहुत सारी वेज़ में ये जॉब रीडिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन इधर हमें 3 वेज़ दी गई हैं। थ्रू कंबाइनिंग टास्क हो गया, आगे है, अभी मैं ये स्क्रॉल करता हूँ, ये क्या हो गया, जो कंबाइनिंग टास्क फॉर्मल नेचुरल वर्क ग्रुप्स और इस्टेब्लिशमेंट क्लाइंट रिलेशनशिप। कंबाइनिंग टास्क देके फॉर्मिंग नेचुरल वर्क ग्रुप, अच्छा उनका कंबाइनिंग टास्क का मतलब है कि उन्हें बहुत सारे काम देके और उनको उसके ज़्यादा पैसे दिए जाएँ ताकि उनका मोटिवेट हो सके, एक वर्क ग्रुप बना जाए और क्लाइंट रिलेशनशिप बना के भी कर सकते हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हेल्ड बाय एन एम्प्लॉय कंसर्निंग व्हाट ही और शी विल कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल इन रिटर्न प्रोवाइड द एम्प्लॉय। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि और जो एक वर्कर है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना टाइम देगा, अपनी मेहनत देगा, वो के और इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या देगी, यानी कि उसे पे करेगी, उसको जॉब देगी, वो क्या करेगी। जैसे वो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये उसीलिए होता है कि एक जो वर्कर है वो इतना काम करेगा और उसको इतने बदले ये दिया जाएगा। नीचे लिखा, ऑल ऑर्गेनाइजेशन फेस द बेसिक चैलेंज ऑफ मैनी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो चैलेंज फेस करती हैं इसको करने में। द मैसिव वेव ऑफ डाउन साइजिंग एंड कट बैक दैट स्वेप्ट द यूएस इकोनॉमी इन द 1980 एंड 1990 हैज़ कॉम्प्लिकेटेड दैट चैलेंज। अच्छा, मैं आपको ये वैसे ही बता देता हूँ कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो 1980 और 1990 में गिरने लग पड़ी थी, इस वजह से क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट पे सही तरह काम नहीं किया था। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर है वो अपना टाइम, अपनी मेहनत आपको दे रहा है, तो इन रिटर्न वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी डिमांड करता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन भी इन रिटर्न उसे कोई चीज़ देगी, वो ऐसे तो नहीं ना काम करेगा। तो जो परफॉर्मेंस और जो परमानेंस लेस होने की वजह से जो यूएस की है वो इकोनॉमी डाउन होने लग पड़ी, वर्कर्स पर लोड आने लग पड़ा, वर्कर्स को उन्होंने वर्क फोर्स समझ लिया था, यानी गधे समझ लिया था कि वो हर टाइम का काम करेंगे, इसलिए इकोनॉमी डाउन होने लग पड़ी। अच्छा, आगे है मैनेजरियल स्टाइल्स एंड लीडरशिप। देयर आर मेनी वैलिड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, मोस्ट मैनेजर डू नॉट कंफॉर्म टू एनी वन स्टाइल बट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एनी गिवन स्टाइल और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल में प्रूव अप्रोप्रिएट। कि बहुत सारे स्टाइल हैं लीडरशिप के। लीडरशिप वो होती है, एक लीडर होता है, उसकी पूरी टीम होती है, और मैनेजर भी वो होता है जो सारे बंदे को लीड करता है। अब अच्छा, हर मैनेजर और हर लीडर का एक अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। वो कोशिश यही करते हैं कि वो अपना एक स्टाइल लेके चलें और वो दूसरों के स्टाइल को कॉपी नहीं करते, जो कि नहीं भी करना चाहिए, अच्छी बात है। और किसी भी किस्म का स्टाइल वो अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन अंडर किसी भी सर्कमस्टांसिस में अगर कोई कंपनी कह देती है कि आपने ये बिहेवियर अडॉप्ट करना है, आपने ये करना है, तो वो मैनेजर और लीडर को वो अडॉप्ट करना पड़ता है, जो कि उसकी क्वालिटी होती है। अगर किसी भी बिहेवियर और किसी भी इन्वायरमेंट में मैनेजर और लीडरशिप को अपने अपने आप को ढालना होता है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, तो यही क्वालिटी मैनेजर लीडरशिप की होती है। अच्छा, आगे है लीडरशिप का ऊपर पॉइंट रह गया, उसका मैं बता, लीडरशिप ये होता है कि वो एबिलिटी होती है कि वो लोगों के साथ मिलके काम कर सके। लीडर कहते हैं किसे हैं, जिसकी पूरी एक टीम होती है और वो एक पूरी टीम को मैनेज करके चलता है, तो उसे लीडरशिप कहते हैं। अच्छा, मैनेजरियल स्टाइल्स, पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट मैनेजर एग्जिबिट्स इन डीलिंग विद सबऑर्डिनेट, कि वो स्टाइल जो मैनेजर दूसरे लोगों को डील करने के लिए यूज़ करता है वो मैनेजरियल स्टाइल्स होते हैं। वो स्टाइल जो मैनेजर दूसरे लोगों को डील करता है, जैसे अपने वर्कर को, सबऑर्डिनेट्स को। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं। पहले हैं autocratic स्टाइल, मैनेजरियल स्टाइल इन विच मैनेजर्स जनरली इशू ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट देम टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन। अच्छा, autocratic स्टाइल वो होता है जिसमें मैनेजर है वो सिर्फ ऑर्डर देता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बाकी वर्कर्स भी उसे ओबे करेंगे। इसमें वो सिर्फ ऑर्डर देगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि बाकी भी उस ऑर्डर को ओबे करें। दूसरा, डेमोक्रेटिक स्टाइल, मैनेजरियल स्टाइल इन विच मैनेजर जनरली आस्क फॉर इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स बट रिटेन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर। अच्छा, ये वो स्टाइल है जिसमें जो मैनेजर है वो दूसरों से राय तो लेता है, दूसरे लोगों से, सबऑर्डिनेट्स वर्कर से, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर अपने पास रखता है, यानी फाइनल फैसला वो खुद ही करता है। तीसरा है फ्री रेंज स्टाइल, मैनेजरियल स्टाइल इन विच मैनेजर टिपिकली सर्व एज एडवाइजर टू सबऑर्डिनेट्स हु आर अलाउड टू मेक डिसीजन। अच्छा, फ्री रेंज स्टाइल ये होता है कि मैनेजरियल स्टाइल ऐसा होता है कि जिसमें मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट और वर्कर को ये अथॉरिटी देता है और उनसे राय लेता है और उनको कहता है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर लो और आप डिसीजन करो।
अगला है द कॉन्टीजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप। अच्छा, ये थोड़ी समझने वाली बात है। द कॉन्टीजेंसी अप्रोच एक्नॉलेज दैट पीपल in different cultures behave different and expect different things from their manager will be more effective when they adopt their style to be contingencies of the situations they face। अच्छा, इसको मैं आसान वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये तो नहीं ना होगा कि एक ही शहर के लोग होंगे, मुख्तलिफ शहर के होंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर तरह के शहर होंगे और वो मुख्तलिफ कल्चर्स को बिलोंग करने लगे। कोई सराइकी पंजाबी, मुख्तलिफ लोग बोलते होंगे। तो हर बंदा यही मैनेजर से चाहता है कि वो उसकी बात को समझे और उसकी तरह ही बिहेव करे। तो मैनेजर और लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है कि फॉर एग्जांपल वो हर बंदे के बिहेवियर के मुताबिक वो अडोप्ट कर लेता है उस बिहेवियर को और उसको उसी बिहेवियर के मुताबिक डील करता है। इसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी अप्रोच, कि हर बंदे का अलग बिहेवियर है, हर बंदे की एक अलग सोच है, हर बंदे का कल्चर अलग है। तो मैनेजर उस कल्चर को अपने आप को उस कल्चर में अडॉप्ट करे, उस और वर्कर को सेटिस्फाई करे और उसको उसी तरह बिहेव करे जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, जिसको कॉन्टीजेंसी अप्रोच करता है। पांचवा पॉइंट भी कॉन्टीजेंसी अप्रोच का ही है, वो भी यही लिखा है, मैंने आपको समझा दिया कि हर बंदा मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है, मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग करता है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलता है, जैसे सराइकी पंजाबी। तो मैनेजर और लीडरशिप की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस में अपने आप को ढाले और उस तरह ही बिहेव करे। अच्छा, आगे है मोटिवेशन एंड लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी, के 21st सेंचुरी में मोटिवेशन और लीडरशिप की क्या क्या मतलब के रोल हैं और क्या क्या हो सकता है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के पैटर्न को चेंज करें। टुडे एम्प्लॉय वांट्स रिवॉर्ड देयर ऑफ्टन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दूज वैल्यूज बाय अर्लियर जनरेशन, के पहली जनरेशन में मोटिवेशन के कुछ और तरीके थे, इस 21st सेंचुरी में मोटिवेशन के कुछ और तरीके हैं। Money is no longer the prime motivator for the most people, and because business cannot offer the same degree of the job security that many workers want, motivation requires skillful attention from the manager। कि अब जो है वो पैसा ही सिर्फ मोटिवेशन नहीं रह गया और जो एम्प्लॉय है वो पैसे को ही नहीं सिर्फ अपने लिए मोटिवेशन समझते, क्योंकि हर डिग्री की डिफरेंट जॉब्स होती है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जॉब्स ऑफर करती हैं। वो जो आजकल जो वर्कर मांग रहा है वो स्किलफुल अटेंशन मांग रहा है मैनेजर से, यानी कि उसके काम को अटेंशन दी जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए और लोगों के सामने उसके काम की दाद दी जाए। ये आजकल जो है वो वर्कर मांग रहे हैं। पैसा आजकल अब ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रह गया। अच्छा, वन रिसेंट सर्वे फाउंड दैट द वर्कर्स वांटेड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, कि 67% जो लोग हैं वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मांगना चाहते हैं और 56% कैजुअल ड्रेस, के हम कोई भी ड्रेस पहन सकें, और जो 51% है वो अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, के उन्हें अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस दी जाए। अपॉर्चुनिटीज़ टू टेली कम्यूट, के 43% ये चाहते हैं कि हमें घर से काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। नैप टाइम यानी फ्री टाइम 28% ये चाहते हैं। अच्छा, इन अनदर स्टडी ऑफ फॉर द मैनी मंथ दे वांटेड मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर इन ऑर्डर टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिलीज। अच्छा, ज़्यादातर वर्कर्स जो अमेरिकन स्टडी के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि हमें मोर फ्लेक्सिबल आवर्स दिए जाए ताकि हम अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें। क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी खास तौर पे प्राइवेट है वो इतना लोड डाल देते हैं फुल टाइम जॉब्स जिसकी वजह से वो अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू है। द डाइवर्सिटी इनहेरेंट इन टूडेज वर्कफोर्स मेक मोटिवेटिंग बिहेवियर मोर कॉम्प्लेक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका, आजकल एक ही बंदे पर उन्होंने सारी वर्कफोर्स डाल दी है, मतलब कि जिसे कहते हैं कि गधा समझ लिया है काम करने का। इतना काम उनमें डाल दिया, इतना काम उनमें डाल दिया है कि जिसकी वजह से उनके जो बिहेवियर है वो उसमें पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं रही और उनके जो बिहेवियर है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अच्छा, आगे है चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप, के लीडरशिप और मैनेजेरियलशिप में कौन कौन सी चेंजिंग कर सके जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी जा सके। टुडे लीडर आर फाइंडिंग इन नेसेसरी टू चेंज देयर ओन बिहेवियर, कि अब उसे अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा एज ऑर्गेनाइजेशन बिकम फ्लैटन एंड वर्कर मोर एम्पावर्ड, के अपने बिहेवियर को लीडरशिप को चेंज करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए और वर्कर्स जो है वो एम्पावर्ड हो सकें। द ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जिसमें जो मैनेजर है वो सिर्फ ऑर्डर देता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सारे उस ऑर्डर को ओबे करेंगे। द ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज लेस एक्सेप्टेबल एंड मेनी मैनेजर्स आर फंक्शन मोर एज कोचेस देन बॉसेस। अच्छा, जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है लीडरशिप को वो अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वर्कर्स अपने आप पे पर्सनल ले लेते हैं कि हम पे पर्सनल अटैक किया गया है या हम नौकर हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और जो लीडरशिप को वो बॉस कम और कोच ज़्यादा बन के काम करना पड़ेगा।
डाइवर्सिटी इज अफेक्टिंग लीडरशिप प्रोसेसेस वुमेन अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लातदाद। फॉर एग्जांपल, अब मैनेजर और लीडरशिप में अमेरिका में लातदाद लोग आते जा रहे हैं, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, और जो नए आते हैं वो उनसे यंग और मोर एक्सपीरियंस आते हैं। तो ज़्यादा लोगों की डाइवर्सिटी होने की वजह से भी लीडरशिप और मैनेजरशिप में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, क्योंकि हर बंदा अपने अलग डिफरेंट तरीके से मैनेजरशिप और लीडरशिप को लेके चलता है। तो इस वजह से डाइवर्सिटी की होने की वजह से एम्प्लॉय समझ ही नहीं पाते कि ये कौन से तरीके से हमें काम करवा रहा है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। लीडर मस्ट अडोप्ट अ मोर ऑफ अ नेटवर्क मेंटेलिटी रेदर देन अ हिरारिकल वन। कि जो उसकी जो मेंटेलिटी लीडर की होनी चाहिए वो एक नेटवर्क की मेंटेलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी टीम को साथ लेके चले। ये ना करे कि मेरा ये फेवरेट बंदा तो मैं इसके साथ काम करूँ। दूसरा, उसका कोई हरेसमेंट वगैरह या पर्सनल जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और उसके अलावा नीचे आता है मॉडिफाइड वर्क शेड्यूल्स। के मॉडिफाइड वर्क शेड्यूल्स क्या-क्या हम करें? वर्क शेयर प्रोग्राम्स के मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेट बाय अलोंग 2 और मोर पीपल टू शेयर अ सिंगल फुल टाइम जॉब। अच्छा, एक हफ्ते में ना ऑर्गेनाइजेशन ने आजकल ये भी काम शुरू कर दिया है कि वो लोगों को कहते, कुछ 1-2 लोगों को कहते हैं कि आप फुल टाइम जॉब करें, जिससे उनकी जॉब सर्टिफिकेशन भी बढ़ सकती है हफ्ते में 1-2 दफ़ा। अच्छा, दूसरा है जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग ये है कि एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के दरमियान जॉब शेयर कर ले। आजकल आप लोगों को पता है कि जैसे मुख्तलिफ शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग की, इवनिंग की और नाइट की। कोई नाइट में करता है, कोई मॉर्निंग में करता है, और तो वो इस तरह मुख्तलिफ तरीके से जॉब शेयर करके भी उन्हें काफ़ी जो वो वर्कलोड से बचाया जा सकता है। दूसरा, फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम और अल्टरनेटिव वर्क प्लेस स्ट्रेटजीज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय अलोइंग वर्कर्स टू एडजस्ट वर्क शेड्यूल और अ डेली। अच्छा, वर्क प्लेस स्ट्रेटजीज में ये है कि हाँ, आप खुद वर्कर को कहते हो कि आप वो वीकली और अपना डेली बेसिस का शेड्यूल काम का तैयार करें, ताकि उस पे लोड ना हो। और फ्लेक्स टाइम ये है, कैन इंक्लूड स्टार्टिंग लेटर एंड लीविंग लेटर इन द डे, स्टार्टिंग एंड लीविंग अर्लियर इन द डे। अच्छा, फ्लेक्स टाइम ये है कि इसमें आप एम्प्लॉय को खुद कहते हैं कि अगर तो वो सुबह लेट आ रहा है तो वो शाम को लेट जाएगा, अगर वो सुबह जल्दी आ रहा है तो वो शाम में जल्दी घर जाएगा काम करके। और हफ्ते में 4 5 6 डेज उसने ऐसे रखने हैं जिसमें उसने अपने 40 आवर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करके देने हैं। फ्लेक्स टाइम में ये होता है कि वो आएगा भी जल्दी फिर जाएगा जल्दी, अगर सुबह लेट आता है तो वो फिर काम भी लेट करेगा। तो अगला है टेली कम्यूटिंग एंड वर्चुअल ऑफिस। टेली कम्यूटिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, घर से काम करना। जो आजकल घर से काम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ फ्लेक्स टाइम डेट अलो पीपल टू परफॉर्म सम ऑफ ऑल जॉब अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफिस सेटिंग। के जो ऑफिस जो बनाया है उससे दूर रह के, यानी कि अपने घर रह के वो अपनी जॉब को कर सकते हैं, जैसे रिमोट जॉब आती है उस तरह। दूसरा है कि उन्होंने बताया कि नीचे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जो 1994 में 7.6 मिलियन थे, और अब 25 मिलियन एम्प्लॉय हो गए हैं जो टेली कम्यूटिंग जॉब कर रहे हैं और जो घर से जॉब कर रहे हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगला है वर्चुअल ऑफिस। रीडिज़ाइन कन्वेंशनल ऑफिस स्पेस टू अकोमोडेट जॉब्स एंड शेड्यूल दैट आर फॉर लेस डिपेंडेंट ऑन असाइंड स्पेसिस एंड पर्सनल ऑपरेटर्स। कि आप पर्सनल अपनी जगह पे काम बैठ के नहीं कर सकते, एक वर्चुअल स्पेसिफाइड ऑफिस बना के दिया जाता है, यानी आपको एक स्पेसिफाइड ऑफिस बना के देगी कंपनी, जिसमें आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, आप घर से काम नहीं करेंगे। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको शेड्यूल भी ऑफिस देगी और आपके पास लेस डिपेंडेंट होंगे आप, और आपको ऑफिस पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा। एक टाइम होगा आपको ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा, और ऑफिस से एक ही टाइम होगा जिसमें आपको छुट्टी होगी। घर में तो आप इजीली किसी भी तरीके से बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल ऑफिसेज़ में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको ऑफिस के शेड्यूल भी फॉलो करना होता है। अच्छा, लिखा है पर्सनल इनफॉर्मल वर्कर कैरल्स और नोक्स एंड ओपन एरियाज कैन बी मेड अवेलेबल टू एवरी एम्प्लॉय। इनफॉर्मल वर्क कैरल्स और नोक्स क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड ये प्लेस होता है, स्पेसिफाइड प्लेसेस होते हैं जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है काम। जैसे इसको आप समझ लें पर्सनल ऑफिस, कि हर बंदे को अपना एक पर्सनल ऑफिस दिया जाता है जिसमें वो बैठ के काम करे, जिसमें वो सिर्फ अकेला बैठ के ही काम कर रहा होता है। एक रूम दिया जाता है जो कोई और शेयर नहीं करता, जिससे काफ़ी बेनिफिट भी एम्प्लॉय को होता है कि उसको एक पर्सनल रूम उसका दिया जाता है। अच्छा, आगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडिफाइड शेड्यूल और ऑल्टरनेटिव वर्क प्लेस। के मॉडिफाइड शेड्यूल जो कि एम्प्लॉय खुद बनाता है और उसको अलग जगह देने का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट्स फ्रॉम मोर फ्रीडम इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कि अगर उसे सेपरेट जगह देती है, सेपरेट जगह अगर कंपनी उसे देती है, तो वो एम्प्लॉय जो है वो फ्रीडम फील करता है और अपना परफॉर्मेंस अच्छे से करने की कोशिश करता है। एम्प्लॉयर्स बेनिफिट फ्रॉम हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फिकेशन।
तो अच्छा अगर वो ये अगर उसे शेड्यूल भी अगर वो खुद मॉडिफाइड करता है, उसे सेपरेट प्लेस दी जाती है, तो वो कमिटमेंट करता है और कंपनी से कि वो अच्छा काम करेगा और उससे जॉब की सेटिस्फेक्शन भी होती है। फ्लेक्स टाइम समटाइम्स complicates coordination because people who need to work together we are working different schedule। हाँ, फ्लेक्स टाइम का एक ये इशू होता है कि अगर कुछ लोग टीम वर्क में काम करना चाहते हैं और इकट्ठे बैठ के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हर बंदा अपना शेड्यूल खुद डिज़ाइन करता है। टेली अच्छा, टेलीकम्यूटिंग एंड वर्चुअल ऑफिस में नॉट बी एवरीवन दोस हु कैन वर्क बेस्ट इन दीज इन्वायरमेंट। अच्छा, ये इसमें ये पैराग्राफ में बताया गया है जो टेलीकम्यूटिंग एंड वर्चुअल ऑफिसेज होते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते, क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। कोई अपने घर में अच्छा काम करना चाहता है, तो कोई कोई ऑफिस में काम करना चाहता है, कोई किसी स्पेसिफिक जगह पे काम करना चाहता है। तो ये मसले हो जाते हैं, कुछ लोग अपने घर में अच्छा काम करते हैं, कुछ ऑफिस में काम करते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी कंफ्यूज हो जाती है कि अगर 10 बंदों ने घर में काम करना है तो 10 ऑफिस में, फिर 10 सिर्फ 10 लोगों के लिए एक स्पेसिफाइड ऑफिस का पूरा माहौल तैयार किया जाए, सब कुछ किया जाए। तो टेलीकम्यूट और वर्चुअल ऑफिस में एक ये डिसएडवांटेज है। एक और नीचे उन्होंने डिसएडवांटेज one other disadvantage is that it can be difficult for telecommuters to convince management if they are not being supervised. They are still working a perception based on other on erroneous assumption that if you can see them they are working। अच्छा, इसमें ये बताया गया एक ये डिसएडवांटेज है कि जो घर से काम करते हैं, जो रिमोट काम करते हैं, जो टेलीकम्यूटर होते हैं, वो अपने मैनेजर को कन्विंस नहीं कर पाते अपने काम की वजह से, क्योंकि एक तो मैनेजर उनको देख नहीं रहा, उनकी सुपरवाइजिंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि ये जो रिमोट जॉब करने वाले हैं, जो घर से जॉब करने वाले हैं, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और पाकिस्तान का आपको परसेप्शन पता है कि इफ़ यू कैन सी देम दे आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप किसी वर्कर को देख रहे हैं वो काम कर रहा है, जैसे ही आपने उसे देखना बंद कर दिया वो काम अपना छोड़ देगा। एक परसेप्शन ये बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कि जब तक सर पे डंडा रहता है तो बंदा काम करता है, जैसे ही वो डंडा दूर चला जाता है तो वो काम करना छोड़ देता है। तो ये परसेप्शन मैनेजर्स के माइंड में भी होता है, लीडरशिप के भी माइंड में होता है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि भाई ये पता नहीं घर से काम कर भी रहा है कि नहीं कर, तो मैं इसकी बात क्यों मानूं, पता नहीं ये घर से सही काम करता है, क्योंकि वो उसकी सुपरवाइजेशन कर नहीं रहा। तो जिसकी वजह से उसको ये इशू होता है कि पता नहीं ये काम सही कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये टेली कम्यूटिंग का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है घर से काम करने का। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 21 मैंने आपको बता दिया और आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर ना कोई भी समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 22 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 22 जो है वो हमारे व्हाट इज़ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग क्या होता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केटिंग क्या होता है। चलें शुरू करते हैं। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मार्केटिंग एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual और organizational objective। के अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है कि एक मार्केटिंग एसोसिएशन, उसके मुताबिक जो मार्केटिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, प्रमोशन का, अपने आइडियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का, जिससे जो इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन और नीड है वो भी पूरी हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो भी पूरे हो सके। आसान वर्ड में मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों की नीड पूरी होती है और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। अच्छा, नीचे लिखा है मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स एंड बाय हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन डिजायर व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, इससे लोगों की जो नीड है वो भी पूरी होती है। दूसरा, ये उनको पता लगता है कि और लोगों को इस वक्त क्या मार्केट में नीड है और मार्केट में जो सबसे हैवी प्रोडक्ट है वो कौन सा जा रहा है जो कि वो प्रोड्यूस कर सके। वैल्यू कंपेयर द प्रोडक्ट बेनिफिट्स विद इट्स कॉस्ट, की जो एक वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को उसके कॉस्ट के साथ मिलाती है। कंज्यूमर सीक प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट ऑफर वैल्यू, के जो कंज्यूमर होता है वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है जिस पे ज़्यादा ऑफर्स होती है। यूटिलिटी इज़ द वैल्यू टू द कस्टमर दैट इज़ एडेड बाय द मार्केट। अच्छा, यूटिलिटी वो होती है जो मार्केटर चार्ज करता है कंज्यूमर से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 4 टाइप्स की यूटिलिटी है। टाइम, प्लेस, ओनरशिप एंड फॉर्म एबिलिटी यूटिलिटी। इसका मैं नीचे बताता हूँ, नीचे आपको पूरा इसकी समझ आ जाएगी। External environment consists of the outside from that influence marketing strategy and decision making। है जो external environment है वो ऐसे factors outside में होते हैं जो कि marketing strategy को influence और disturb भी कर सकते हैं। सबसे पहले है political environment। political environment ये है कि अगर कोई कोर्ट नया कुछ लॉ पेश करता है या कोई political पाकिस्तान में इशू हो जाता है या कोई भी एहतजाज वगैरह हो सकता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और वो वर्किंग नहीं कर सकते। दूसरा, सोशल एंड कल्चरल।
सोशल एंड कल्चरल में ये आता है कि कुछ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक रिलीजियस को फॉलो करते हैं, जैसे इस्लाम और कोई हिंदू जो भी फॉलो करते हैं, उनमें बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे उन्हें मना किया गया था कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं और उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। तो इस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं। दूसरा द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल मेटावर्स 3.0 आई हुई है, तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टेक्नोलॉजीज़ में भी चेंजिंग करनी पड़ती है, ताकि वो उसी तरह के न्यू प्रोडक्ट वो जनरेट, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा नहीं करेंगे और दूसरी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगी तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को भी ऑर्गेनाइजेशन को इजाफा करना है। दूसरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी जो बहुत ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन, अगर गुर्बत किसी भी मुल्क में आ जाती है, इंटरेस्ट रेट, अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह वो टैक्सेस इंक्रीज़ कर देती है तो बहुत कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को फिर अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ती है और कंज्यूमर को फिर थोड़ी महंगी खरीदनी पड़ती हैं और उनमें उन्हें काफ़ी इशू हो जाता है। दूसरा मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केटिंग इनटू द कैटेगरीज ऑफ कस्टमर। बिजनेसेस हैव लर्नड दैट मार्केटिंग इज मोर सक्सेसफुल when it is aimed towards specific target market group of consumers with similar wants and needs. Market may be segmented by geographic, demographic, psychographic and product use वेरिएबल्स। अच्छा, मैं आपको बता, मार्केट सेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। आपने सिंपल याद रखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। मार्केट को डिवाइड अब हम किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर में अगर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बिकता है तो हम फास्ट फूड की मार्केट लाहौर को दे देंगे। फॉर एग्जांपल एक सियालकोट है, सियालकोट में स्पोर्ट्स का सामान बहुत ज़्यादा बनता है तो हम स्पोर्ट्स की मार्केट सियालकोट को दे देंगे। तो इस तरह मार्केट डिफाइन करने से हमें पता लग जाएगा कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और लोग क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए हमें पता लगेगा कि मार्केट सेगमेंटेशन से हमारा बिजनेस भी ऊपर जाएगा और हमें पता भी लगेगा कि लोगों को किस चीज़ की नीड है। अगला है मार्केट रिसर्च इज द स्टडी ऑफ व्हाट बायर्स नीड एंड ऑफ द बेस्ट वे टू मीट दोज नीड्स। कि मार्केट रिसर्च ये है कि हमें पता लगेगा कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन वही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। This process entails studying the firm's customers, evaluating possible changes in the marketing mix and helping marketing manager में। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। मार्केट रिसर्च मैंने आपको बताया कि ये रिसर्च होता है जिसमें हमें पता लगता है लोगों की क्या चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, ये इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है, रिसर्च की ज़रूरत होती है। अच्छा, इस प्रोसेस में उन्होंने बताया हमें क्या क्या नीड होता है। हमें कलेक्शन ऑफ डाटा की नीड होती है, एनालिसिस ऑफ डाटा की होती है, हमने एक रिपोर्ट तैयार करवानी होती है। इसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस को हम फॉलो कर सकते हैं। लिखा हुआ द 4 मोस्ट कॉमन रिसर्च मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, सरफेस, फोकस ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। के जो 4 मोस्ट कॉमन रिसर्च के मेथड होते हैं वो ऑब्जर्वेशन होते हैं, सर्वेज होते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन होती है। इन चारों चीज़ों को देखें, ऑब्जर्वेशंस भी होगी, सर्वे भी होगी, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि लोग क्या चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं और लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। नीचे लिखा अ नंबर ऑफ personal and psychological consideration along with various social and cultural influences affect consumer behavior. When making buying decision, consumer first determine or respond to a problem or need and then calculate as much information as they think necessary before making a purchase. Post purchase evaluation are also important to market because they influence future buying pattern. अच्छा, ये बता, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कि लोग वही चीज़ खरीदते हैं जिनको उनकी एट अ टाइम नीड होती है या उनकी किसी चीज़ की इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड ही चीज़ें खरीदते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी इसमें उन्होंने बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ लोग खरीदते हैं उसके बारे में पहले रिसर्च करते हैं चीज़ों की कि ये किस तरह है, उसकी पूरी जो पीछे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो पढ़ के चीज़ें खरीदते हैं। तो जिसकी वजह से जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज रहती है कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं। नीचे लिखा है द इंडस्ट्रियल मार्केट। अच्छा, इंडस्ट्री का मैं आपको बता दें, इंडस्ट्रियल मार्केट वो होती है जिसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोहे को पिघलाकर उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह इंडस्ट्री ये होती है।
द इंडस्ट्रियल मार्केट इंक्लूड्स फिल्म डेट बाय गुड्स फॉलिंग इनटू वन और मोर कैटेगरी के जो गुड्स हैं उनको वन और टू कैटेगरीज में कन्वर्ट किया जाता है। गुड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, मैं आपको पहले बता चुके हैं गुड्स को अदर प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है। फार्मर एंड मैन्युफैक्चरिंग आर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केट, जो फार्मर और मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इंडस्ट्रियल मार्केट का हिस्सा होते हैं। रीसेलर्स जो होते हैं जिसे हम होल सेलर्स कहते हैं वो भी इंडस्ट्रियल में ही आ जाते हैं। और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह हो जाती है, फॉर एग्जांपल चैरिटीज़, हॉस्पिटल्स एंड म्यूजियम्स, वो भी एक इंडस्ट्रियल मार्केट के तौर पर ही एक्ट करते हैं जिसमें एक चीज़ से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। इंडस्ट्री यही होता है ना कि रॉ मटेरियल को हम दूसरे फिनिश्ड गुड में या अनफिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं आगे जाके। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खरीदते हैं उससे हम अपनी एक न्यू चीज़ जनरेट करते हैं, इसे ही इंडस्ट्रियल मार्केट कहते हैं। तो फार्मर मैन्युफैक्चरर्स भी तो यही कहते हैं, फार्मर खाद खरीदता है तो उससे फसल बनाता है तो वो एक नई चीज़ बना रहा है। मैन्युफैक्चरर भी ये चीज़ें खरीद के फॉर एग्जांपल बिस्किट बना रहा है, कोई भी चीज़ बना रहा है, तो वो भी एक इंडस्ट्री वर्क ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो इंडस्ट्री का एक पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री का वो हिस्सा होते हैं। जिसमें गवर्नमेंट के ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर ही आता है, वो भी इंडस्ट्रीज़ जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। ये जो ऊपर उन्होंने एक मार्केटिंग की हिस्ट्री बताई कि मार्केटिंग होता क्या, कौन कौन सी मार्केटिंग हो सकती है, क्या इन्वायरमेंट, अभी नीचे वो प्रॉपर बताएंगे कि मार्केटिंग का क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो नीचे सब कुछ आ जाएगा। ये एक किस्म की हिस्ट्री है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे तो आपको इतना याद करने का कोई इशू नहीं होगा कि मैंने क्या याद करना है या क्या। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमने क्या याद करना है। अच्छा, दीज आर द फोर मेन डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर, के दो डिफरेंस होते हैं कंज्यूमर में और वो जो ऑर्गेनाइजेशन बायर्स होते हैं, यानी वो बंदे ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद चीज़ें खरीदते हैं। फर्स्ट, द नेचर ऑफ द डिमांड इज़ डिफरेंट। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बायर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चीज़ खरीदेगा, जो कंज्यूमर होगा वो अपने मुताबिक चीज़ खरीदेगा, तो नेचर ऑफ डिमांड डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा ये है कि सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल बायर आर टिपिकली प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाय करता है, वो एक्सपर्ट होता है, उसे पता है कौन सी चीज़ की डिमांड मार्केट में आगे आनी, कौन सी नहीं, जो कि आम कंज्यूमर को नहीं पता, तो वो इस हवाले से चीज़ खरीदता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बायर डेवलप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, एवेल्यूएशन अल्टरनेटिव मोर थोरली एंड मेक मोर सिस्टमैटिक पोस्ट परचेज एवेल्यूएशन, फाइनली दे ऑफ्टर डेवलप एंड्योरिंग बाय सेलर रिलेशनशिप। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। जैसे ही उन्होंने पहले भी बताया कि वो स्पेशलिस्ट होते हैं चीज़ों के, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ में मार्केट की डिमांड है, तो वो सिर्फ पता करने के लिए खुद जैसे पोस्ट परचेज एवेल्यूएशन करते हैं वो करते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि कौन सी मार्केट में चीज़ की नीड है और कौन सी आगे फ्यूचर में मार्केट की नीड हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में वही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि कंज्यूमर को चाहिए होती है, जिससे उन दोनों का रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होता है। तो नीचे असल में ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो हिस्ट्री थी, अभी आया नीचे व्हाट इज़ मार्केटिंग। अच्छा, ऑल्दो ये वैसे ही उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है कि जो माइक्रोसॉफ्ट और जो कोका कोला हो रहा है वो आपको काफ़ी अरसे से आपको चीज़ें बेच रहा है और उनका आपको पता होना, अभी तक आपको पता हो जाएगा कि मार्केटिंग टेक्निक्स किसे कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के फैसिनेटेड डिस्प्ले किसे कहते हैं, ये सब कुछ। तो इस उन्होंने नीचे क्या व्हाट यू आर लर्न अबाउट इन मार्केटिंग, क्या इस लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे कि मार्केटिंग किस तरह करते हैं, डेवलप न्यू प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, कंज्यूमर को किस तरह कन्विंस करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसको आप ना भी पढ़ेंगे तो खैर है। अच्छा, मार्केटिंग मार्केटिंग शुरू करते हैं। एज डिफाइंड बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग की जाती है, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, अपने गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप इंडिविजुअल की नीड भी पूरी कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके गोल्स हैं, वो भी पूरे हो सकें। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करके इंडिविजुअल की नीड पूरी की जाती है। हाउएवर इन लेमन टर्म्स, के लेमन भी एक कोई साइंटिस्ट जो भी होगा उसके टर्म में, मार्केटिंग इज़ क्वाइट सिंपली फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट। मार्केटिंग सिंपल ये है कि नीड को, कोई ज़रूरत हो उसको फिल कर दो, उसको फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसे कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, वो जाके दुकान से कुकिंग ऑयल खरीद लेता है, उसकी नीड पूरी हो जाती है, तो ये है मार्केटिंग।
अच्छा नीचे मार्केटिंग प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड सेटिस्फिकेशन। मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट बाय हेल्पिंग पीपल सेटिस्फाई। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि मार्केटिंग क्या होती है, इससे पीपल की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो भी पूरे होते हैं। वैल्यू कंपेयर्स अ प्रोडक्ट बेनिफिट विद इट्स। कोई जो एक प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है वो वैल्यू से कंपेयर होता है। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी वो होता है जो एक मार्केटर कंज्यूमर को से चार्ज लेता है। और यूटिलिटी की एक और एग्जांपल भी है कि यूटिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे लोगों की जो नीड है वो पूरी होती है। यूटिलिटी असल में वो मनी होती है जिससे मार्केटर आपको चार्ज करता है कंज्यूमर को। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेड 100 रुपीज़ की है तो वो 100 रुपीज़ यूटिलिटी में आ जाता है। अच्छा 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड ओनरशिप यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है, इज मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांटेड। टाइम यूटिलिटी ये है कि जब कंज्यूमर या कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो उससे उसी टाइम मिल जाए, वो होती है टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी ये है कि जिस कि हर जगह वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, जिस जगह से कस्टमर चाहे कंज्यूमर चाहे वो बाय कर सके। ओनरशिप यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी ये होता है, इज द कस्टमर वैल्यू क्रिएटेड व्हेन समवन टेक्स ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट। के जो ओनरशिप यूटिलिटी ये होता है कि जो ओनर चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ज कर रही है कंज्यूमर से, वो होता है ओनरशिप यूटिलिटी। के ओनरशिप अपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ की प्राइस 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है, तो जो ओनरशिप यूटिलिटी में ये है कि जो उसका उस चीज़ का ओनर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे इतना चार्ज कर रही है। आगे है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज शेप, साइज, कलर, फंक्शन एंड स्टाइल। फॉर्म यूटिलिटी में ये हो जाता है शेप, साइज, कलर, फंक्शन और स्टाइल फॉर्म यूटिलिटी में आ जाता है। Marketing of goods, services and ideas. The influence of marketing permeates everyday life, applying to goods, services, idea के जो मार्केटिंग की इन्फ्लुएंस है वो इस तरह होती है कि आइडियाज़ को एक्सचेंज करके, गुड्स को एक्सचेंज करके। मैं ऊपर आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन में बता चुका हूँ। अब हम नीचे पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ क्या होता है। अच्छा टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या फ़र्क है। टेंजिबल वो होता है जो हम जाके कोई चीज़ खरीदते हैं और इनटेंजिबल ये होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। कंज्यूमर गुड, प्रोडक्ट परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम लोग अपनी पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं। इंडस्ट्रियल गुड ये होता है कि एक चीज़ खरीद के उससे दूसरी चीज़ बनाई जाए। प्रोडक्ट परचेज बाय द कंपनीज टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट, के वो परचेज करके अदर प्रोडक्ट खरीदते हैं। सर्विसेज ये होता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट सच एज टाइम, एक्सपर्टाइज, कि आप इंटेंजिबल ऐसा प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल आप किसी से उसका टाइम या एक्टिविटी ले रहे हैं। आइडियाज़ भी इंटेंजिबल होते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ के बारे में किसी से आइडिया ले रहे हैं कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो वो आइडियाज़ क्योंकि मैं आपको उसकी डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि इसमें आइडियाज़ भी एक्सचेंज होते हैं, मार्केटिंग में गुड्स भी एक्सचेंज होते हैं। ये प्रॉपर तभी एक प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक बनती है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपने याद करने हैं, ये भी आपको पेपर में आ सकते हैं। कंज्यूमर, अच्छा नीचे है रिलेशनशिप मार्केटिंग, एम्फसाइजिंग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लायर, परचेज इंसेंटिव्स एंड कस्टमर लॉयल्टी पर जस्ट सम ऑफ द वेज इन। अच्छा रिलेशनशिप मार्केटिंग ये होता है कि कस्टमर और जो जो खरीदने वाला और जो खरीदार उसमें रिलेशनशिप कैसा। अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो मार्केटिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट पीछे से इतना टैक्स लगा रही है लेकिन वो जो बेचने वाला है वो उससे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है तो उससे रिलेशनशिप ख़राब होगा, क्योंकि जो खरीदने वाला है उसे भी पता है कि कितना टैक्स लगा है कितना टैक्स नहीं लगा। तो फेयर होना चाहिए हमेशा, जो बेचने वाला है वो लॉयल होना चाहिए और ख़रीदने वाला भी लॉयल होना चाहिए, ताकि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे। अगर वो सही चीज़ बेचेगा बेचने वाला और ख़रीदने वाला भी लॉयल होगा और वो सही चीज़ खरीदेगा तो कभी भी रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें हमेशा अपना बिज़नेस जो है वो फेयर रह के करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना। तो ये था लेक्चर नंबर 23। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 22, सॉरी ये है लेक्चर नंबर 22, हम 23 में मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी मसला हो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 21 और 22 हम कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको लेक्चर नंबर 21 22 में मसला तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 22 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो लेक्चर नंबर 23 हमारा है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमें एक टेबल दिया गया है कि मार्केटिंग और सेलिंग का, जिसमें हमें डिफरेंस बताया गया। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। तो चलें शुरू करते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ये ठीक है, कोई भी चीज़ जब तक हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो सेलिंग है वो डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है और मार्केटिंग पहले इस हिसाब से होती है कि
कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले पूरा प्लान करते हैं कि हम इसकी मार्केटिंग किस तरह करेंगे। तो मार्केटिंग जो है वो डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और सेलिंग बाद में होती है। मार्केटिंग इज़ द टोटल सिस्टम एंड सेलिंग इज इट्स वन पार्ट। सेलिंग इज़ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेलिंग इज़ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब जो ओनर होता है, जो अपना प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है वो सेल करता है, उसे सेलिंग कहते हैं। और जो मार्केटिंग है वो टोटल सिस्टम होता है। मार्केटिंग ये नहीं होती कि हमने अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज़ का। तो मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है और सेलिंग उसका एक पार्ट है। मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, सेलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। सेलिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस इस हिसाब से है कि फॉर एग्जांपल अभी हमने 100 जो अपने प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस किए, तो जब 100 ख़त्म हो जाएंगे तो सेलिंग कुछ देर के लिए हमारी रुक जाएगी। जितने हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतनी सेलिंग होगी। जो मार्केटिंग है वो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो 24 घंटे होती रहेगी। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केटिंग कभी भी नहीं रुकेगी। और सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, इस हिसाब से मार्केटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल। हम पिछले लेक्चर में भी बढ़ चुके। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम लोग अपनी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जिससे दूसरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, मशीनरी, केमिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, जिससे हम दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं। आगे दो तरह की उन्होंने मार्केटिंग बताई गई है, एक रिलेशनशिप, एक ट्रांजैक्शनल मार्केट। डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर बाय मेकिंग फोन कॉल्स टू द कस्टमर, सेंडिंग। अच्छा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो कस्टमर और बेचने वाले में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना है। ये रिलेशनशिप हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी, और गिफ्ट को सेंड गिफ्ट कस्टमर को भी दे दे सकते हैं। इससे हमारा जितना ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा होगा उतनी सेल। दूसरी है ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजेक्शन विद द कस्टमर, इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी डेट फोकस ऑन द सिंगल पॉइंट ऑफ सेल। सिंगल पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है कि हम चीज़ खरीदते हैं, फ़ौरन उनको पैसे ट्रांजेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो इतना होता है कि हमने वो हमें चीज़ देते हैं और हम उनसे उनको चीज़ के पैसे दे देते हैं। द एम्फसिस इज़ ऑन मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल सेल। इसमें हम रिलेशनशिप की जगह ज़्यादा सेल करने पर फोकस करते हैं। तो दो तरह की हमने ये मार्केटिंग थी जो हमने देख ली है। आगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग से दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, और इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़े थे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लेक्चर। अगर अगर आप गौर से देखेंगे, दोबारा देख लें, तो वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर टॉपिक में तकरीबन ये आ रहा है लाजमी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो दो तरह के हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मार्केटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक जो होता है वो इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल का अलग होते हैं और इंटरनल के अलग होते हैं। इंटरनल बेसिकली वही, ज़्यादातर आप इधर एक्सटर्नल ही पढ़ेंगे। इंटरनल बेसिकली वही होते हैं, फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो अंदर होते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल हम द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द पावरफुल फोर्सेज ऑफ द एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट हैवीली इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग प्रोग्राम्स के जो बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो हैवीली इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम को। सबसे है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पिछले भी लेक्चर में मैं आपको बता चुका था पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट से मतलब फॉर एग्जांपल कोई लॉ अगर पाकिस्तान में न्यू आता है, या कोई कोर्ट न्यू लॉ आता है, अगर टैक्सेस इंक्रीज होते हैं या पॉलिटिकल इशू की वजह से कोई हड़ताल वगैरह होती है। इसके अलावा अगर कोई लीगल इन्वायरमेंट में कोई इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई नई इंडस्ट्री का ड्रॉबैक हो जाता है, कोई नई इंडस्ट्री बनती है, तो वो सब कुछ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, देखिए हर मुल्क और हर सिटी का अपना कल्चर है। अमेरिका का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, कनाडा का अलग है। इसी हिसाब से जो मुख्तलिफ जितने भी दुनिया में लोग हैं वो मुख्तलिफ रिलीजियस को फॉलो करते हैं। कोई इस्लाम, कोई हिंदुज़म, जो भी फॉलो करते हैं, उसमें हर मज़हब के हिसाब से कुछ चीज़ों से उन्हें रोका जाता है, कुछ चीज़ें उनको करने देती है। तो जिन चीज़ों से उन्हें रोका जाता है वो नहीं खरीदते, जिसकी वजह से भी मार्केटिंग में काफ़ी इफेक्ट होता है। दूसरे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट न्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे ही वो आती है तो उससे न्यू गुड्स और सर्विसेज भी बनते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा डीवीडीज आ रही हैं, ब्लॉकबस्टर्स आ रहे हैं, PS5 हो गया हमारा, उसके अलावा एक्सबॉक्स वगैरह आ रहे हैं। तो जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करे ताकि उसके भी प्रोडक्ट में चेंजिंग हो सके। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, हर मुल्क की इकोनॉमी
चेंज होती है। जैसे जैसे जिस भी मुल्क की इकोनॉमी नीचे जाती जाएगी उसके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी नीचे जाएगी, उसकी उसके इंडस्ट्रीज़ की भी वैल्यू नीचे जाएगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो है वो करता है इन्फ्लेमेशन, अगर टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए हैं तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ अ फंडामेंटल गोल ऑफ मनी दैट कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय केयरफुली एंड कंटिन्यूअसली एवरी एलिमेंट ऑफ द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मतलब है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें जहां आपके कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर आप काम करने का मज़ा नहीं आएगा। कम्पिटिटिव मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कम्पिटिटिव है तो आपकी पूरी ये होगी कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी परफॉर्मेंस हाई हो ताकि लोग मेरे पास आएँ। तो आपके मुख्तलिफ कम्पिटिटर आएंगे, इसलिए कंपटीशन लगेगा और इसमें मज़ा भी आता है काम करने में। तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाना एक गोल होता है सबका कि एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है पॉजिटिव कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जिसमें काम भी हो और प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी हो। नीचे भी उन्होंने द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का ही बताया। ड्राइव मेनी मार्केटिंग डिसीजन, जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी मार्केटिंग डिसीजन को ड्राइव करता है। उसके अलावा मार्केट हाउ टू बेस्ट पोजीशन देयर ओन, अच्छा मार्केट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना चल रहा है मार्केट में, उसका कंपटीटर कौन है, किस किस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा लोग ले रहे हैं और वो उस प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजिंग करती है, ये सब कुछ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आता है। देयर आर 3 स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन नीचे उन्होंने बताया। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट आर डिसिमिलर फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर बट कैन फुलफिल द सेम नीड। अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि दूसरी कंपनी से मिलता नहीं है लेकिन वो इंडिविजुअल की नीड पूरी कर रहा है, तो वो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीविजन और कंप्यूटर गेम्स जो है वो दोनों डिफरेंट टाइप्स के, अब सिमिलर नहीं है लेकिन एंटरटेनमेंट की नीड को पूरा करे। दूसरा ब्रांड कंपटीशन, कि प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन ब्रांड डिफरेंट है। सिमिलर प्रोडक्ट बट ब्रांड इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ सोप है, जैसे लक्स का सोप अलग है, डव का सोप अलग है, तो दोनों सोप ना लेकिन कंपटीशन अलग है। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन में आता है कि फॉर एग्जांपल एक ही ब्रांड दोनों मुल्क में काम कर रहा है। जैसे इधर गार्नियर है, इंडिया में भी गार्नियर है, इधर लॉरियल है, इंडिया में भी लॉरियल काम कर रहा है, इधर भी न्यूट्रोजिना काम कर रहा है, इंडिया में भी न्यूट्रोजिना काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी न्यूट्रोजिना ऐसे अपने प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि इंडिया के न्यूट्रोजिना के बराबर होंगे या उससे अच्छे होंगे, ताकि जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है वो ऊपर जा सके। तो ब्रांड तो दोनों मुल्क में काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड दोनों मुल्क में काम कर रहे हैं लेकिन उसका जो प्रोडक्ट का डिफरेंस है, क्वालिटी है, वो या तो बराबर होनी चाहिए या तो एक मुल्क की, अगर एक मुल्क की ऊपर हुई तो वो जो उसकी इकोनॉमी ज़्यादा होगी और जो गार्नियर है जिस मुल्क में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो लोग वहाँ से ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो इंटरनेशनल कंपटीशन ये आ जाता है कि दो मुल्कों के दरमियान एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, दो मुल्कों में सेम कंपनी काम कर रही है, दो मुल्कों के दरमियान सेम कंपनीज काम कर रही हैं, सेम ब्रांड काम कर रहा है, तो दो मुल्कों के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसको हम इंटरनेशनल कंपटीशन कहते हैं। ये तीन जो कंपटीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी याद रखना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मार्केटिंग मैनेजर, अच्छा मार्केटिंग मैनेजर अ पर्सन हु प्लान्स एंड एग्जीक्यूट ऑल मार्केटिंग, जो भी तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट और प्लान करता है उसे मार्केटिंग मैनेजर कहता है। अच्छा अब हम देखते हैं रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, टू आइडेंटिफाई द अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर, की जो कस्टमर को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको आइडेंटिफाई करे, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे, प्राइस कितनी रखनी है उसके डिसीजन करे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर के साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, मार्केट रिसर्च अच्छी हो, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है किस को कहाँ रखना है वो सब कुछ। अच्छा अब हम पूछ रहे हैं मार्केटिंग प्लान, अब प्लान फॉर मार्केटिंग प्रोग्राम, के मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए जो एक पूरा प्लान बनाया जाता है उसे मार्केटिंग प्लान कहते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट मार्केटिंग प्लान मिलकर बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी होती है कि क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, करंट मार्केट सिचुएशन क्या है वो, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मार्केट स्ट्रेटजीज क्या है, प्रोजेक्टिव इनकम स्टेटमेंट क्या है, मार्केट में कौन कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन है, मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, लॉस में तो नहीं जा रही, कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा इनकम जनरेट
करके दे सकते हैं, मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा मार्केट में कौन कौन सा मेरा सबसे ज़्यादा कंपटीटर है, ये सब कुछ समरी में आ जाता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं, जो कि प्लान ऑफ जो कि मार्केटिंग का प्लान होता है। तो ये था लेक्चर नंबर 23। मिलते हैं लेक्चर नंबर 24 में। कोई भी मसला हो आप कमेंट कर